नमस्कार दोस्तों। सेंट ग्रेगोरियस कॉलेज कोटारकरा के हिंदी विभाग और वहां के आईक्यूएसी की तरफ से ये जो ऑनलाइन वेबिनार जो चल रही है समकालीन कविता के आधार पर, इसके लिए वक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया है, जिसके लिए मैं इसके संयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी। सबसे पहले परम आदरणीय जॉन पनिकर जी, वो हिंदी विभाग के मेधावी है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और इसमें जो तकनीकी सहायता इसकी आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर लैंसी जी की तरफ से हुई है, उनको भी मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आपने वेबिनार के लिए जो विषय चुना है समकालीन कविता, हिंदी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही लाभदायी विषय है, क्योंकि हमारे एमए के छात्र छात्राएं समकालीन कविता संबंधी बहुत सी जानकारी उन्हें अपने पाठ्यक्रम में है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है ये जो वेबिनार। तो मैं सीधे विषय पर प्रवेश करती हूँ। समकालीन कविता क्या है, समकालीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या है, समकालीन कविता आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से अन्य आंदोलन आ जाते हैं, इसके प्रमुख कवि क्या है, इन सब के बारे में थोड़े से समय में मैं बताना चाहूंगी। उसके बाद अगर आपकी कोई शंकाएं हैं, उसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश करूंगी। तो सीधे हम विषय पर जाएंगे। देखिए, समकालीन कवि, सबसे पहले हम देखेंगे समकालीन कविता क्या है। समकालीन प्रत्येक समय के सामाजिक स्थिति विशेष की कविता समकालीन कविता है। वर्तमान काल की समस्याओं से परिचित कराने वाली कविता समकालीन कविता है। काल के साथ साथ चलने वाली कविता भी समकालीन कविता है। अपने देश काल के विशिष्ट संदर्भों से, विशेष परिस्थितियों से ही अपना स्वरूप लेने वाली कविता समकालीन कविता है। जैसे आप सब लोग साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं हमारे साहित्य के इतिहास में अनेक ऐसे आंदोलन हुए हैं काव्य धारा के आधार पर। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, अकविता, सहज कविता, विचारवादी कविता, जनवादी कविता, समकालीन कविता। तो हम सोचेंगे जैसे कि छायावादी कविता 36 के बाद प्रगतिवाद की काव्य धारा की ओर मुड़ गई। तो इस तरह काल गणना होती है और प्रत्येक काव्य धारा की प्रवृत्तियों के बारे में भी आप पढ़ते हैं। लेकिन समकालीन कविता को उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समकालीन कविता एक अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि इस समकालीन कविता के अंतर्गत कई ऐसे छोटे छोटे काव्य आंदोलन हुए हैं जिन सबको समेट कर समकालीन कविता के अंतर्गत हम समाहित कर सकते हैं। यहां तक लोगों को यह भ्रम है कि साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता एक है क्या। इन सब के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। देखिए, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का कथन देखें समकालीन कविता के बारे में। समकालीन कविता में क्या हो रहा है का खुलासा है, यानी कि कंटिन्यूअसनेस, वर्तमान काल में जो कुछ भी हो रहा है उसका खुलासा समकालीन कविता में हमें मिल जाता है। इसमें वर्तमान काल का बोध होता है, क्योंकि उसमें जीते, संघर्ष करते, बौखलाते, तड़पते, गरजते तथा ठोकर खाकर सोचते वास्तविक आदमी का परिदृश्य है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि वर्तमान काल में जो कुछ भी हो रहा है उसका खुलासा समकालीन कविता में आ जाते हैं। और दूसरी ये बात है कि इसमें वास्तविक आदमी का परिदृश्य है, यानी कि वास्तविक आदमी का चित्रण इसमें हो जाता है। यानी इस समकालीन कविता में यथार्थ वर्णन होता है, जिंदगी का यथार्थ चित्रण समकालीन कविता द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये जो बात आप सबसे पहले ध्यान में रखें। आगे हम देखेंगे, एक आलोचक है डॉक्टर सुखदेव सिंह, समकालीन कविता के 3 पड़ाव मानते हैं। पहला पड़ाव है 1950 और 60 के बीच।
देखिए ये जो अनेक आलोचकों ने अनेक रीति से समकालीन कविता की काल गणना की है। अशोक वाजपेयी ने 1980 के बाद समकालीन कविता माना है। अब ये सुखदेव सिंह जी ने जो पहला पड़ाव के रूप में 1950 और 1960 के बीच इसलिए माना क्योंकि नई कविता के बाद, नई काव्य धारा के बाद जितने भी काव्य आंदोलन हुए हैं, उन सभी काव्य आंदोलनों में नई कविता की किसी न किसी प्रवृत्ति को प्रमुखता दी गई, क्योंकि तब तक यह छायावाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बाद 1950 में जब नई कविता आ गई, उस समय के सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी थी, आम आदमी के बारे में कोई पूछने वाला नहीं था, तो आम आदमी की जिंदगी का जो चित्रण जो है नई कविता में मिलने लगी, वो आज भी मिल रही। तो इसलिए सुखदेव सिंह समकालीन कविता को 1950 से ही मानते हैं। तो इसलिए वे पहले पड़ाव के रूप में 1950 और 60 के बीच मानते हैं। दूसरा पड़ाव जो है 1960 और 70 के बीच के, 60-70 के बीच, हम उसे साठोत्तरी कविता कहते हैं। तीसरा पड़ाव है 1970 और 80 के या 80 के बीच। लेकिन कुछ लोग समकालीन कविता का आरंभ ही 80 के बाद मानते हैं। ये तो आलोचकों का कथन है, विभिन्न आलोचकों के विभिन्न। अब ये भ्रम भी हमें दूर करना चाहिए कि क्या साठोत्तरी कविता का दूसरा नाम समकालीन कविता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए साठोत्तरी कविता का काल देखिए 1960 से 1970 तक। देखिए ये जो काल जो है, हम कह सकते हैं भारतीय समाज में बहुत ही अहमियत रखती, क्योंकि 1962 का चीनी आक्रमण और 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण और इससे भारतीय समाज में एक प्रकार के मोहभंग और निराशा छा गई थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के संबंध में साधारण जनता ने जो सपना देखा था वो जल्दी ही खत्म हो गया था। फिर भी उनके मन में आशा थी। तो उस समय 1962 में चीनी आक्रमण हो गया और दो युद्ध आ गए थे, 62 और 65 में, और उसके कुछ साल बाद आपातकाल की घोषणा हुई थी। इन सबके कारण वो जो जमाना जो है, जो एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि आपाधापी के समाज उस समय आ गए थे। उस काल में समाज में जो विसंगतियां थी, उसका प्रतिफलन साठोत्तरी कविता में हम देख सकते हैं। असंतोष, अस्वीकृति, विद्रोह, निराशा, आक्रोश आदि साठोत्तरी कविता के मुख्य स्वर है। तो इसलिए उसे साठोत्तरी कविता मानते हैं। लेकिन 70 के बाद या 7वें दशक के बाद कविता एक नए तेवर के साथ हमारे सामने आई, जो समकालीन कविता कहलाने लगी। साहित्य की मुख्य धारा में कविता की वापसी भी इस काल में हुआ। सामाजिक यथार्थ का पूरी ईमानदारी से चित्रण समकालीन कविता का लक्ष्य रहा। अब हम देखेंगे समकालीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। सबसे पहले प्रवृत्ति के रूप में हम देखेंगे यथार्थबोध। जैसे कि मैंने पहले कहा कि समकालीन कविता में मानव के यथार्थ जीवन का चित्रण होता है। जनमानस के वास्तविक जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति करती है समकालीन कविता। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आम आदमी ने जिस जिंदगी की कामना की थी, वो उस तरह की जिंदगी उन्हें नहीं मिली, उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। सत्ताधारियों ने और पूंजीपतियों ने आम आदमी की तरफ से मुंह मोड़ लिया था। राजनीतिक नेता घोषणा करते रहे कि वे आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ न कुछ करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं बनी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जैसे कि कई अभियान चले। लेकिन आम आदमी गरीब से गरीब, उनकी स्थिति बदतर होते जा रही थी। कोई देखने वाला नहीं है। उसी समय पूंजीवादी लोग और सत्ताधारी के निकटवर्ती लोग सुखपूर्ण जिंदगी बिता रहे थे। तो आम आदमी के या गरीब जनता के इस हालत का वर्णन, जो यथार्थ समाज का यथार्थ चित्रण वही है, तो उसका चित्रण हम धूमिल की इन पंक्तियों में देख सकते हैं। देखिए जनता क्या है, धूमिल कहते हैं जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, कोहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ। एक भेड़ है जो दूसरों के ढंग के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल हो रही है। देखिए यही तो जनता है।
दूसरों के लिए हड्डी तो आम जनता यानी कि साधारण जनता, दूसरों के लिए हड्डी तोड़ मेहनत करने वाली जनता, लेकिन अपने लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो यही समाज का यथार्थ अंकन समकालीन कवि करते हैं। तो दूसरी प्रवृत्ति के रूप में इससे जुड़ी हुई एक अन्य प्रवृत्ति है आम आदमी के दुख दर्द की अभिव्यक्ति। स्वतंत्रता के बाद मैंने पहले कहा आम आदमी को सुखपूर्ण जिंदगी बिताने का एक भी अवसर नहीं मिला। सत्ताधारियों ने और पूंजीपतियों के खोखले आश्वासन से उन्हें कुछ मिला भी नहीं। तो इससे उनके मन में एक प्रकार का मोह भंग छा गया था। वे गोदामों में अनाज भरा हुआ है, लेकिन गरीब आदमी जो है भूख मिटाने के लिए, 3 वक्त रोटी खाने के लिए दर दर भटक रहा है। काम तो वो कर रहा है, मेहनत तो वो कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें और उनके परिवार को संभालने की शक्ति उनमें नहीं होती, यानी कि वो मतलब भूख के कारण वो तड़प रहा है। 3 वक्त रोटी उन्हें नहीं मिल रही। बुनियादी आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को जुटाने में वो असमर्थ हो रहा था। आलिशान मकानों में पूंजीपति लोग विलासितापूर्ण जिंदगी बिता रहे थे, तो यहाँ तो दूसरी ओर देखिए गरीब लोग फुटपाथों पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताने के लिए मजबूर हो जाती थी। तो इससे धीरे धीरे उनके मन में एक प्रकार की निराशा छा गई। उन्होंने सोचा अंग्रेजों से मुक्ति क्या पा गई, अब तो अपने ही स्वतंत्र देश में अपने लोगों के का गुलाम बनकर हम जी रहे हैं। ये जो निराशा उनके यहाँ मोहभंग का कारण बना, तो ये जो दुख दर्द की अभिव्यक्ति भी भूमिल की इन पंक्तियों में हमें मिलता है। वहां बंजर मैदान कंगालों की नुमाइश कर रहे थे, गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लोग भूखे मर रहे थे। देखिए, गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लोग भूखे मर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के शर्मनाक दौर से गुजर रहा। तो एक कवि की गरीब लोगों के प्रति संवेदना है। आगे देखिए, अगली प्रवृत्ति है विद्रोह और आक्रोश की प्रवृत्ति। देखिए, जब मन में मोहभंग आ जाता है, निराशा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो धीरे धीरे आक्रोश का रूप धारण कर लेती है, विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। यही हुआ था भारतीय समाज में। धीरे धीरे ये गरीब लोग जो है विद्रोह और उनके मन में विद्रोह और आक्रोश की प्रवृत्ति दिखाई देने। देखिए, ये जो विद्रोह और आक्रोश प्रगतिवादी काव्यधारा में भी हमें मिल जाते हैं, पर विडंबना तो यह है प्रगतिवादी काव्यधारा में कवियों ने पूंजीपति और शोषित लोगों की जो खाई जो दिखाई थी, स्वतंत्रता के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं आया या सुधार लाने की कोशिश नेताओं द्वारा नहीं की गई। समाज में गरीब का रहना उनके लिए जरूरी था। तो ये जो विद्रोह देखे, बुखार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर कहाँ है? गरीब व्यक्ति के लिए है, बुखार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर कहाँ है? संसद के सामने सिर्फ सैकड़ों मुक्त भाषण उगल रहे हैं, घोषणा पत्र गधे के मुंह में चपता जा रहा है, क्योंकि हर साल घोषणा पत्र निकालेंगे, गरीबों के लिए ऐसे ऐसे काम करेगा, आश्वासन दिए जाएंगे, लेकिन फिर वो गधे के मुंह में जाएंगे, कुछ होना नहीं है। देखिए, अगली एक प्रवृत्ति है विचार तत्व की प्रधानता। विचार यानी कि आइडियाज। समकालीन कविता कई विचार हमारे सामने रखते हैं, तभी तो हम कहते हैं इसका बुद्धि पक्ष, बौद्धिक पक्ष इसका काफी है। समकालीन कविता के कई प्रगतिशील विचार हमारे सामने रखते हैं, नारी के संबंध में नए विचार हमारे सामने रखते हैं, दलित और आदिवासी संबंधी उनके अधिकारों के संबंध में नए नए विचार हमारे सामने रखते हैं। तो इन विचार तत्व की प्रधानता है। समाज के यथार्थ रूप का वर्णन जो प्रगतिशील विचारों का के साथ कुमार अंबुज हमारे सामने रखती है, इतनी ज्यादा मुश्किल है जिनमें जीवित है लोग। करोड़ों लोग गरीबी के नरक में है, करोड़ों बच्चे झुलस रहे हैं फैक्ट्रियों से। देखिए, समाज का यथार्थ चित्रण है, करोड़ों लोग गरीबी के नरक में है, करोड़ों बच्चे झुलस रहे हैं फैक्ट्रियों से, करोड़ों स्त्रियां जर्जर शोकमय शरीर में मुस्कुरा रही है, अदृश्य दुसुखों की प्रतीक्षा में हाड़ तोड़ रहे हैं करोड़ों लोग।
देखिए जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी दर्दनाक जिंदगी बिता रही है, फिर भी उनके मन में आशा है, एक सकारात्मक दृष्टि है। अदृश्य सुखों की प्रतीक्षा में हाड़ तोड़ रहे हैं करोड़ों लोग। करोड़ों ऐसे फैसले लिए गए हैं हमारे वास्ते जिनमें हम शामिल नहीं। देखिए वहां करोड़ों कौन है? करोड़ों ऐसे फैसले लिए गए हैं हमारे वास्ते जिनमें हम शामिल नहीं है। जो राजनीतिक नेता जो है, सत्ताधारी जो है, करोड़ों फैसले लिए गए हैं हमारे वास्ते, गरीबों के वास्ते फैसले तो लिए जा रहे हैं जैसे कि घोषणा पत्र, लेकिन इनमें हम शामिल नहीं है। वे जितने भी फैसले लिए जाते हैं, हमारा नाम तो होगा लेकिन हमारे लिए नहीं होगा, जिनमें हम शामिल नहीं है। जिन्हें दुखों को पार करना था वे अब कर रहे हैं दुखों के, वे अब रह रहे हैं दुखों के साथ। तो गरीबों ने सीख लिया है कि दुखों के साथ कैसे रह जा सकते हैं। तो कुमार अंबुज की ये जो पंक्तियां जो है समकालीन कविता की जो प्रवृत्ति विचार तत्व की प्रधानता पर की ओर संकेत करते हैं। आगे देखिए नारी का यथार्थ चित्रण, एक अगली विशेषता है। समकालीन कविता में नारी का नया रूप हमारे सामने आते हैं। आज की नारी आंचल में ममता और आंखों में नीर भरकर सब कुछ चुपचाप सहने वाली नारी नहीं है। वो पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नारी है, सुशिक्षित है, अपनी राय जोर जोर से बताने की हिम्मत उसमें है। लेकिन विडंबना क्या है? नारी सशक्तिकरण के इस युग में भी नारी रोज बलात्कार का शिकार बन जाती है। नारी ही नहीं, छोटी सी बच्चियां भी, उनके साथ भी बलात्कार हो रहा है। तो उस नारी यथार्थ चित्रण उदय प्रकाश की पंक्तियों में देखिए, वो औरत पर्स से खुरदरा नोट निकालकर कंडक्टर से अपने घर जाने का टिकट ले रही है, उसके साथ अभी जरा देर पहले बलात्कार हुआ है, यानी कि बलात्कार आम बात हो गई है। उसके साथ अभी जरा देर पहले बलात्कार हुआ है। वो औरत क्या कर रही है? पर्स से खुरदरा नोट निकालकर कंडक्टर से अपने घर जाने का टिकट ले रही है। वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती, वो असमर्थ है, बेचारी है। क्योंकि लेकिन उसके मन में भाई क्या है? वो पति या सास के हाथों मार दिए जाने के डर से डरी हुई सोती सोती चिल्लाती है। देखो कैसी दर्दनाक अवस्था है। एक तो शरीर स्त्री को भोग की वस्तु मानने वाली पुरुष केंद्रित समाज में हम रह रहे हैं। इसके साथ साथ डर यह भी है कि घर वाले उसे मारेंगे। ये जो डर उसके मन में है, तो हर पल डर के जीने के लिए मजबूर हो जाती है बेचारी औरतें। उसका यथार्थ वर्णन यहाँ हुआ है। आगे देखिए विसंगति का चित्रण। अब विसंगति क्या है? समाज में जो सामान्य रूप से होने वाली चीजें या होने वाली बातें जब नहीं हो रही है, तब वो विसंगति बन जाती है। यानी कि जो संगति में नहीं है वो विसंगति है। समाज में सभी लोगों को जीने का समान अवसर चाहिए, सभी लोगों का अधिकार समान होना चाहिए, ये सब संगति है। ये नहीं हो रहा तो विसंगति है। नारी को भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना जाता था, लेकिन नारी का बलात्कार हो रहा है आजकल, वो विसंगति है। दलितों और आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, विसंगति है। देखिए आज हमारी अवस्था देख लीजिए। स्वतंत्रता से बाहर विचरण करने वाले लोग, आजादी चाहने वाले लोग तालाबंदी के कारण घर में बंद होकर बैठ रहे हैं एक वायरस की वजह से, विसंगति है। अभी तक हमने ऐसी जीवन शैली न देखी न सुनी। समकालीन कविता में इस तरह समाज में जो भी विसंगतियां हो रही है उसका चित्रण हो रहा है। देखिए लीलाधर जगूड़ी ने इसे अच्छी तरह व्यक्त किया है। सरकार के भरोसे देश, लेकिन किसके भरोसे छोड़ी जाए जवान लड़की। सरकार के भरोसे देश तो छोड़ सकते हैं क्योंकि सरकार इसकी रक्षा करेगा, ये विश्वास तो है, भरोसा तो है। लेकिन एक जवान लड़की को किसके भरोसे छोड़ी जाए? किसी पर भी हमारी भरोसा नहीं है। किसके भरोसे छोड़ी जाए अकेली औरत? चीजों के भाव का, गुंडों के ताव का क्या भरोसा? क्योंकि चीजों के भाव जिस तरह डेली बदलता जाता है, उसी तरह है गुंडों का ताव। कब क्या होगा हमें पता नहीं है। कागज के ताव पर नहीं समाज जो इतनी बड़ी शिकायत लिखाए, जो वो ये भी सोचता है कि गवाह का क्या भरोसा।
गरीब आदमी शिकायत करे भी किससे करे, उसका गवाह कौन देगा, गवाही कौन देगा। बार बार उभरता है एक डर, परिवार को छोड़ेंगे घर के भरोसे, लेकिन किसके भरोसे छोड़ेंगे घर। देखिए अंतिम पंक्तियां देखिए, समाज की विसंगति का पूर्ण चित्र यहां हमें मिल रहा है। परिवार को छोड़ेंगे घर के भरोसे, लेकिन किसके भरोसे छोड़ेंगे घर। तो ये जो सामाजिक विसंगति यहाँ पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई है। लेकिन बात यह है कि लीलाधर जगुड़ी ने काफी सालों पहले लिखा, लेकिन ये जो अवस्था जो है समाज की आज भी ऐसी ही है, इसमें कोई अंतर नहीं आ गया है, कोई बदलाव नहीं आ गया है। आगे देखिए सौंदर्य बोध, कविता सौंदर्य युक्त होनी चाहिए, ये जो परंपरा थी, परंपरागत धारणा थी, लेकिन सौंदर्य का मानदंड और मापदंड कालानुसार बदलता जाता है। आज कोई मांसलवादी कविताएं नहीं लिखी जाती, क्योंकि आज सामाजिक यथार्थ का चित्रण होता है कविताओं द्वारा, तो सौंदर्य का मानदंड बदलेगा। हम जानते हैं प्रयोगवादी काव्य धारा में अज्ञेय ने लीक से हटकर उपमानों का प्रयोग किया था, क्योंकि जिन उपमानों का प्रयोग पूर्ववर्ती कवियों ने किया था उसके बारे में अज्ञेय ने कहा था कि उसका मूलम्मा छूट गया है, अब उसमें जो देवता है वो भाग गई है। क्योंकि सामाजिक यथार्थ को देखकर अब हम पुराने शब्दों के स्थान पर नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जब समाज में असुंदरता होती है तो शब्द भी असुंदर होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं समकालीन कवि को आज सुंदर कविता की तलाश नहीं, उसे सही कविता की तलाश। देखिए अशोक वाजपेयी की कविता, देवता अपनी प्राचीन मूर्तियों में विजड़ित उदासीन देखते रहे निश्चेष्ट, मैं उन्हें समझा नहीं सका कि जिन शब्दों से मैं प्रार्थना कर सकता हूं उनसे कविता नहीं बना पाता। क्योंकि प्रार्थना गीत में जो जिन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं वो भव्य शब्द होंगे, पवित्र शब्द होंगे, लेकिन उन शब्दों से समकालीन का समाज के बारे में कविता नहीं लिखी जाती, क्योंकि समकालीन कविता में कुछ भी भव्य नहीं हो रहा, कुछ भी पवित्र नहीं हो रहा, विसंगति विडंबनाओं से भरा हुआ है समकालीन समाज। इसलिए कहता है कि जिन शब्दों से मैं प्रार्थना कर सकता हूं उनसे कविता नहीं बना पाता। मुझे लगा देवता और मनुष्य दोनों ही प्रार्थना और कविता से दूर हो गए हैं। मनुष्य तो तभी मनुष्य रहेगा जब उनमें मनुष्यत्व होगा, मनुष्य तभी मनुष्य रहेगा जब उसे मनुष्य की तरह की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। तो कविता से वो दूर हो गए हैं। अब मैं धूल थक्कर खून कीचड़ से शब्द उठाता हूं। तो यही सौंदर्य बोध है समकालीन कविता की। आगे हम भाषा की ओर जाएंगे। सौंदर्य बोध में जो कुछ भी मैंने बताया है वो भाषा के बारे में भी कह सकते हैं। समकालीन कविता की भाषा जो है लयात्मक शैली के बदले भाषा में खुरदरापन आ गया। यही तो मैंने कहा था कि आजकल मांसलवादी कविताएं नहीं लिखी जाती, क्योंकि समाज में जो यथार्थ चित्रण है, तो समाज में जो निराशा आक्रांत अवसाद छाया हुआ है, तो भाषा में खुरदरापन आएगा। और दूसरी बात सपाट बयानी है समकालीन कविता, जल्दी से हमारे मन को छू लेने वाली कविता है, दुरूहता नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की व्यावहारिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें हो रहा है। अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग है और जिसे व्यंग्य शैली द्वारा वे व्यक्त करते हैं। प्रतीक, बिंब, मिथक आदि का प्रयोग समकालीन कविता में भी हुआ है। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि समकालीन कवि अक्सर हमेशा भाषागत नवीनता के प्रति अत्यंत आग्रह रखने वाले थे। आगे देखिए समकालीन कविता के विविध आयाम। ये जो मैंने कहा था कि समकालीन कविता एक अम्ब्रेला टर्म, एक बहुत ही व्यापक एक शब्द है। उसके अंदर बहुत ही ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे छोटी काव्य धाराएं सम्मिलित हो जाते हैं। यानी कि 1960 के बाद हिंदी कविता में विभिन्न आंदोलन एक साथ हम देख सकते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, बहुत ही ऐसे आंदोलन हुए हैं, लेकिन सभी के बारे में हम अभी बता नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हम जो भी प्रधानता है, जिनकी प्रधानता है वो मैं बता दूंगी। एक तो साठोत्तरी कविता है जो एक अलग काव्य धारा के रूप में चल रही थी। उसके बाद जो छोटे छोटे आंदोलन जो हुए हैं वो है सनातन सूर्योदय कविता, अकविता,
युत्सावादी कविता, विचार कविता, सहज कविता, निषेध कविता, बीट कविता, प्रतिबद्ध कविता, जनवादी कविता, फिर लंबी कविता है, नवगीत है, सोनेट है और भी है। वो आंदोलन के रूप में नहीं, बीच बीच में इसी तरह आता रहा। तो उनमें कुछ इनमें जो कुछ प्रमुख काव्य आंदोलनों के बारे में यहाँ चर्चा होगी। देखिए, सनातन सूर्योदय कविता ये क्या है? इसका सूत्रपात जो है वीरेंद्र जैन द्वारा हुआ 1962 में, 1962 में भारतीय पत्रिका में इसका प्रारंभ हुआ था। अंधकार से प्रकाश में लाने वाली कविता वही है सूर्योदयी कविता। लघु मानव के बदले अति मानव की स्थापना, जो मैंने शुरुआत में कहा था, नई कविता के बाद जो जो काव्य आंदोलन हुए हैं उनमें नई कविता के किसी न किसी प्रवृत्ति को प्रमुखता दी गई। नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति दी लघु मानव की प्रतिष्ठा, यानी कि आम आदमी की प्रतिष्ठा। जैसे कि हम तिनके को वहां आम आदमी के प्रतीक के रूप में नए कवियों ने प्रयोग किया था, तो उसी तरह लघु मानव के बदले में, क्योंकि उसी के स्थान पर आम आदमी को अति मानव के रूप में प्रस्तुत करने वाली कविता है सनातन सूर्योदय कविता। क्योंकि वो आम आदमी अगर चाहे तो क्रांति ला सकता है। समाज में जो अंधकार है, ये शोषण का जो अंधकार है, उसी से प्रकाश में लाने वाली कविता है सनातन सूर्योदय कविता। लेकिन इसमें विद्रोह और आक्रोश के साथ साथ पूरी तरह निराशा नहीं है, आशावादी दृष्टिकोण है, एक सकारात्मक बात। देखिए, एक उदाहरण देख लीजिए। अकेला चना फाड़ तो नहीं फोड़ सकता, पर 3-4 बम की तरह फूटकर फटभुंजे की आग तो फोड़ सकते हैं। लेकिन तेल में जब इसे चना डालते हैं तो अगर वो फट जाते हैं तो हमारी आंखों में लग जाए तो आंखों में खराबी आ सकती है, आंखों को फोड़ सकते हैं। तो यहाँ ये अकेला चना जो है आम आदमी का प्रतीक है और अति मानव के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हुई है। आगे देखिए, अकविता। अकविता के बारे में काफी चर्चाएं। नई कविता के बाद ये जो समकालीन कविता के अंतर्गत आने वाले कविताओं में साठोत्तरी कविता और अकविता जो है बहुत ही चर्चित। अकविता का सूत्रपात जगदीश चतुर्वेदी द्वारा प्रारंभ नामक काव्य संकलन के साथ हुआ। कहते हैं जगदीश चतुर्वेदी को प्रयोग नई कविता में जो तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था 1950 के बाद, तो उसमें जगदीश चतुर्वेदी जी को स्थान नहीं मिला था। जो पहला जो तार सप्तक जो है 43 में निकला था, उसके बाद निकले तार सप्तक में शायद जगदीश चतुर्वेदी जी को स्थान मिलने की संभावना थी, उन्हें स्थान नहीं मिला। तो इसके लिए उन्होंने प्रारंभ नामक के काव्य संकलन में 14 कवियों की कविताएं उनमें सम्मिलित की, तो वो अकविता कहलाने लगी। क्योंकि अकवि कैसे हैं, वे समाज में जागृति चाहते हैं। समकालीन कविता की प्रवृत्ति जो मैंने पहले कहा था वो इसी में भी है। सामाजिक विसंगतियों के प्रति आक्रोश है, आम आदमी के अस्तित्व को बचाने की कोशिश है, वो सारी प्रवृत्तियां समकालीन कविता है। लेकिन इसकी भाषा कुछ अश्लील बन गई। यौन शब्दावली और अश्लील भाषा के कारण इसमें उतना प्रचार नहीं, सभी कवियों के बीच में उतना प्रचार नहीं मिला। जितने अकवि थे वो बराबर लिखते रहे, और व्यंग्य शैली एक अलग विशेषता है इसकी। देखिए, नगर में शोर है, जगदीश चतुर्वेदी जी की ही कविता है। नगर में शोर है, विषैला धुआं आंखों से निकल रहा है, सभी मर्द खिलौने अनछुओं से पहने हुए है खोल केकड़े से, मटी जा रही है ऋतिका दिवतिया, मुझे बल्बों की कतार सी तित्तियों की टोली नपुंसकों का हुजूम। यहाँ आम आदमी के, गरीब आदमी का वर्णन है, चाहे वो आदमी हो या औरत, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो कैसी जिंदगी बिता रही है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं समाज। तो इसलिए ऐसे अमानवीय व्यवहार के प्रति तीखे शब्दों में, तीखी भाषा में ही अपनी अभिव्यक्ति करते हैं जगदीश चतुर्वेदी। आगे देखिए, युत्सावादी कविता। युत्सा माने युद्ध करने का आग्रह या शत्रुता, उसे युत्सा कहते हैं। इसका सूत्रपात शालभ श्रीराम द्वारा हुआ 1966 में। 1966 में रूपाम्बरा पत्रिका में इसकी शुरुआत हुई। गरीबों के प्रति सत्ताधारियों का उपेक्षा भाव देखकर इन कवियों के मन में उत्पन्न विद्रोह और आक्रोश युत्सा का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि युद्ध करने के लिए लोगों को आह्वान कर लेते हैं। इनके युद्ध करना माने इस तरह के सत्ताधारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वे आह्वान करते हैं।
तो देखें, अब जबकि सन्नाटा चारों तरफ घिरा रहा है और कोहरा बहुत तेजी से जमीन पर गिर रहा है, ये सब समाज में जो अंधकार है, शोषण का अंधकार है, उसी के बारे में है। सन्नाटा चारों तरफ घिर रहा है, गरीब आदमी के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। कोहरा बहुत तेजी से जमीन पर गिर रहा है। बर्फ की चट्टानें दैत्याकार रूप धारे हमारे आसपास खड़ी हो गई है। लगता है जिन समस्याओं से हम अभी तक जूझ रहे थे वे अनायास बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले। गरीब आदमी के जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं जिनका समाधान वो ढूंढने में असमर्थ है। तो उनका आह्वान यहाँ हो रहा है श्रीहर्ष के इस कविता में। ये जो आगे और भी आंदोलन है, जनवादी कविता है, सहज कविता है, इन सब के बारे में कहने के लिए शायद समय नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब में जो प्रवृत्तियां जो मैंने ऊपर बताई थी समकालीन कविता संबंधी, उनमें से किसी न किसी प्रवृत्ति को प्रमुखता दी गई थी। ये जो समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है, प्रमुख कवि है, जिनकी कविताओं से हम अभी गुजर रहे थे, अरुण कमल है, चंद्रकांत देव ताले है, अशोक वाजपेयी है, अनामिका है, निर्मला तुतुल है, राजेश चौधरी है, कात्यायनी है। तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो समकालीन कविता के द्वारा सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। आज साहित्य जो भी विधा है, चाहे वो कविता हो या कहानी या उपन्यास, साहित्यिक विधाएं विमर्श के अंतर्गत साहित्यिक विधाओं की चर्चा करने की एक रीति बन गई है, क्योंकि प्रवृत्तियों के रूप में भी हम विमर्श के अंतर्गत ही इन प्रवृत्तियों को भी रखते हैं। अभी तक हमने समकालीन कविता की प्रवृत्ति के रूप में जो यथार्थ बोध, विद्रोह, आक्रोश, नारी का नया रूप, जो जितनी भी प्रवृत्तियां हमने देखी है वो सारी की सारी प्रवृत्तियां इन विमर्शों के अंतर्गत आ जाती है। बहुत सारे विमर्श है आजकल, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित और आदिवासी विमर्श में विद्रोह, ऐसी कविताओं में समकालीन कविता की जो प्रवृत्ति, जो विद्रोह और आक्रोश जो है, आम आदमी की जिंदगी जो है, उनका वर्णन तो इस विमर्श के अंतर्गत आ जाते हैं। और नारी विमर्श में नारी के प्रति जो नया दृष्टिकोण जो समकालीन कवि रखते हैं, नारी के उत्पीड़न संबंधी बातें जो है वो आ जाते हैं। पर्यावरण विमर्श जो है, मनुष्य अपनी प्रगति के लिए प्रकृति पर जो हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण प्रकृति का शोषण जो हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, उसका वर्णन पर्यावरण से संबंधित कविताओं में हम देख सकते हैं। और सबसे हास्यकृत जो लोग हैं किन्नर, उनके बारे में भी कविता है। इसके अलावा और भी विमर्श है, विस्थापन विमर्श है, वृद्ध विमर्श है, उत्तराधुनिक विमर्श है, उपनिवेशवादी विमर्श है। तो इस तरह विमर्श के अंतर्गत आज समकालीन कविता को देखने की एक रीति बन गई है। उनमें कुछ विमर्श संबंधी, विमर्श के अंतर्गत आने वाली कविताओं पर जरा हम दृष्टि डालेंगे। देखिए, ये कविता पढ़कर हम कह सकते हैं इस विमर्श के अंतर्गत आ जाते हैं। भगवान से आम आदमी की एक याचना है, ओ परमेश्वर, कितनी पशुता से रौंदा है हमें तेरे इतिहास ने कितनी पशुता से हमें रौंदा है। देख, हमारी चेहरों को देख, भूख के मार की निशान साफ दिखाई देगी तुझे। देवता उनको देख नहीं रहा है। यहाँ दलित विमर्श है, दलितों की तरफ से भगवान भी मुंह मोड़ लिए हैं, तो इसलिए दलित कह रहा है, देख हमारे चेहरों को देख, भूख के मार की निशान साफ दिखाई देगी तुझे। मलखान सिंह की कविता है। आगे देखिए, हरिराम मीणा की कविता है, हमें पता नहीं हम बंदर की औलाद है या भगवान की मनसा मानी इच्छा, मगर पैदा आदिम जात ही हुए। नहीं छेड़ी हमने हिफाजती मुहिम मौसमों के खिलाफ, घर नहीं बनाए पर बेघर महसूस नहीं किया। देखे, अपरवाही फिर भी धनी, उसमें हिज्जों में थोड़ी सी गलतियां है, अपरवाही है। देखिए, ये आदिवासी विमर्श है। आदिवासी लोग अपने हक के प्रति भी बेखबर है, बेपरवाह है। वो कहते हैं कि वो प्रकृति के साथ वो जीते हैं, प्रकृति के साथ मरते हैं, प्रकृति में खुल मिलकर उनकी जिंदगी होती है। इसलिए वे कहते हैं, घर नहीं बनाए पर बेघर महसूस नहीं किया, क्योंकि ऊपर आसमान जो है उनकी छत है, नीचे भूमि जो है जिन पर वो रहता है। तो यही आदिम जाति की या आदिवासियों
का जो लक्ष्य है, उनके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है, उनको बड़े बड़े घर बनाने का लक्ष्य नहीं है। तो ये इसलिए वे कहते हैं घर नहीं बनाए पर बेघर महसूस नहीं किया, रहे अपरवाही, फिर भी हम धनी है, दिल के हम धनी है। तो ये आदिवासी विमर्श है। आगे देखिए, नारी का नया रूप जो मैंने कहा था, उसी तरह वर्तमान काल में नारी को क्या करना चाहिए मंजू गुप्ता ने बताया है। घर बचाने के लिए जरूरी है वो नारी अपनी बुद्धि बाहर पायदान पर उतार कर घर में प्रवेश करे। देखिए, आज की नारी जो है पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाली है, बुद्धिशाली है, लेकिन परिवार की हिफाजत के लिए, परिवार के शांति के लिए कहते हैं कि बाहर पायदान पर अपनी बुद्धि उतार कर घर में प्रवेश करें। देखो, आज भी यही स्थिति है कहीं कहीं। क्योंकि स्त्री अगर पढ़ी सुशिक्षित है, अपनी राय बताने वाली है, तो घर में जो पुरुष जो है वो मानेगा नहीं। तो घर की शांति के लिए हमेशा औरतें जो है अपने आप को सिकुड़ कर एक कोने में वो बैठी रहती है, तो वो इसी तरह के समझौता करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो इसी पर व्यंग्य शैली है। मैं पहले ही कहा था, समकालीन कविता में एक प्रकार की व्यंग्य शैली है, वो व्यंग्य शैली यहाँ दिखाई देती है। आगे देखिए, अरुण कमल ने पर्यावरण पर एक कविता लिखी है। हर नदी का घाट शमशान, हर बगीचा कब्रिस्तान बन रहा है और हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। प्रगति का पर डींग मारने वाले आधुनिक मनुष्य, वो दौड़ता जा रहा है प्रगति के रास्ते पर, लेकिन अपनी दौड़ में पर्यावरण पर क्या क्या हो रहा है, तो उनके ही हाथों प्रगति पर जो जो हस्तक्षेप हुआ है, प्रगति का जो विनाश उन्होंने किया है, उन पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन वो डींग मार रहा है। कि वो प्रगति की डींग मारते हुए कहते हैं हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही परिष्कृत हैं। लेकिन उस परिष्कृत व्यक्ति के, परिष्कृत मानव के अस्तित्व जो प्रगति के साथ है, इसके बारे में वो सोचता नहीं है। आगे देखिए, कृष्ण मोहन ने किन्नरों पर कविता लिखी है। उनकी गालियों और तालियों से भी उड़ते हैं खून के छींटे, और ये जो गाते बजाते उथम मचाते हर चौक चौराहे पर वे उठा लेते हैं अपने कपड़े ऊपर। हिजड़े लोग करते हैं, ये जो गाते बजाते उथम मचाते हर चौक चौराहे पर वे उठा लेते हैं अपने कपड़े ऊपर, दरअसल वो उनकी अभद्रता नहीं, फिर क्या है, उस ईश्वर से प्रतिशोध लेने का उनका एक तरीका है, जिसने उन्हें बनाया है या फिर नहीं बनाया। देखिए, किन्नरों के जो मानसिक व्यथा का खुलासा यहाँ हो रहा है। ईश्वर से प्रतिशोध लेने का उनका एक तरीका है। कौन से ईश्वर? जिसने उन्हें बनाया है या फिर नहीं बनाया, जो बनाया है पूर्ण रूप से नहीं बना। तो ये जो किन्नरों की जो व्यथा जो है कृष्ण मोहन की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। किन्नर विमर्श जो है आज बहुत ही चर्चित है। इसके बाद बहुत ही, क्योंकि जो भी समस्याएं, समकालीन समस्याएं आज है, या समकालीन समाज में जो कुछ भी समस्याएं हैं, उन सबको विमर्श के घेरे में हम कर सकते हैं। तो ये मानवीय संवेदना को संवेदनात्मक विमर्श के अंतर्गत करते हैं, वृद्धों की समस्या को जो है वो वृद्ध विमर्श के अंतर्गत करते हैं, शिक्षा संबंधी जो भी विसंगतियां हैं वो शिक्षा शैक्षिक विमर्श के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये एक नई रीति है, नई परिपाटी है, क्योंकि ये साहित्य के विधाओं में जो भी समस्याएं हैं वो प्रवृत्तियों के रूप में ऐसे नहीं, वो विमर्श के रूप में चर्चा करने की एक नई रीति जो हमने जो अपनाई है, वो समकालीन कविता के अंतर्गत आज हो रहा है। दोस्तों, जीवन में विसंगतियां, विडंबनाएं और यातनाएं बहुत अधिक है, इसका खुला चित्रण कविता द्वारा ही होता है। अभी तक हमने वही देखा, समकालीन कविता में समकालीन समाज का, प्रत्येक काल विशेष के समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, तो उसका वास्तविक चित्रण होता है। जीवन में विसंगतियां, विडंबनाएं, यातनाएं बहुत अधिक है, मानव जीवन वही है, इसका खुला चित्रण कविता द्वारा ही होता है। समकालीन कविता जीवन का एक व्यापक फलक हमारे सामने रखती है। कोई एक समस्या नहीं, अनेक समस्याएं हैं जीवन में, प्रत्येक समस्या को हमारे सामने लाकर रखती है समकालीन कविता। पर ये किसी एक विशेष विचारधारा की कविता नहीं है। अभी तक हमने वही देखा,
जैसे कि छायावादी कविता में एक विशेष विचारधारा थी, रोमांटिसिज्म की। प्रगतिवाद में जो मार्क्सवादी विचारधारा थी, प्रयोगवाद में एक्सपेरिमेंटलिज्म थी। उसी तरह हम सब समकालीन कविता को किसी एक विशेष विचारधारा की कविता नहीं कही जा सकती। तो ऐसा कहना विभिन्न स्वरों की इस काव्य धारा को किसी एक संज्ञा के अंतर्गत रखना भी नामुमकिन है, क्योंकि विभिन्न, तभी तो हमने कहा है समकालीन कविता में विचार तत्व की प्रधानता है, विभिन्न विचारधाराएं इसमें आते रहते हैं, तो इसलिए इसमें इसके किसी एक संज्ञा के अंतर्गत रखना नामुमकिन है। कभी ये आम आदमी की बात करती है तो कभी विद्रोह और विसंगति की। एक और अश्लीलता और विद्रूपता है तो दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति भी है। अस्वीकार से प्रारंभ होकर विद्रोह की क्रांति तक फैली कविता है समकालीन कविता। समकालीन कवि आम जनता के कवि, साधारण जनता के कवि है समकालीन कवि। उन्हें सुंदर कविता की नहीं, सही कविता की तलाश है। यही समकालीन कविता का महत्व भी है। उम्मीद है आपको समकालीन कविता के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिल गई होगी। समकालीन कवि अनेक है, उन सभी की कविताओं पर चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसके लिए कई दिन चाहिए हमें। जितना भी हम बोले तो बोलते ही रहेंगे। तो इतने देर तक आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद आप सबको।